नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल और ईरान की अब तक की सारी अपडेट्स लेकर। जंग में बुरी तरह से पीछे होने के बाद इजराइल अब अपनी शैतानी हरकतों पर उतर गया है। उससे उम्मीद भी यही थी। पूरा एक सोशल मीडिया माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि यह लड़ाई शियाओं के खिलाफ है, सुन्नियों के खिलाफ नहीं है। आप जानते हैं मुसलमानों के बीच में शिया सुन्नी का विभेद है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन इजराइल अगर मुसलमानों को शिया सुन्नी सिखा रहा है तो समझना चाहिए कि उसका खेल क्या है। यह जो बात है पहले कुछ सोशल मीडिया हैंडल से आई, फिर इजराइल की आर्मी में एक अरब यूनिट है जिसमें कुछ सुन्नी मुसलमान हैं। उनका जो हेड है उसका एक वीडियो आया। यह वीडियो अरबी में है और इसमें उसने सारे सुन्नियों से, खासतौर पे उस इलाके के सुन्नियों से यह कहा कि इजराइल जो लड़ाई लड़ रहा है वो सुन्नियों के लिए लड़ रहा है। मतलब अगर कोई बेवकूफ भी होगा जो ये बात मानेगा कि इजराइल ईरान के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है वो सुन्नियों के लिए लड़ रहा है, सुन्नियों को बचाने के लिए लड़ रहा है, सुन्नियों का सबसे बड़ा नबी बनकर आया है इजराइल। सिर्फ एक बात याद दिला दूं, जो इस तरह की चीजें फैला रहे हैं और हिंदुस्तान में चूंकि गोदी मीडिया और आईटी सेल का एक बड़ा हिस्सा इजराइल के साथ इस तरह से रहता है जैसे हिंदुस्तान में नहीं इजराइल में ही पैदा हुआ हो। भले वहां पर लात पड़ रही हो, भले वहां के लोग भगा रहे हों, गो इंडिया कह रहे हों, भले पत्रकार वहां जा रहे हों तो उनसे बात करने के लिए वो तैयार ना हो, लेकिन फिर भी इजराइल से जाने कौन सी मोहब्बत है। इसलिए मुझे लगा कि इस मुद्दे पर थोड़ी सी बात कर लिया जाए। फलस्तीन और गजा आप भूले तो नहीं होंगे ईरान के शोर में। जिस समय ईरान में शोर चल रहा है, जिस समय ईरान और इजराइल की जंग चल रही है, लगातार तेल अवीव, हाइफा और कहां कहां लगातार बम गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, एक से एक तस्वीरें आ रही हैं। उस समय इस सब का बदला अगर इजराइल कहीं से ले रहा है तो वो गजा से ले रहा है। और गजा में कौन रहते हैं? फलस्तीनी कौन थे? फलस्तीनी तो सुन्नी मुसलमान थे, फलस्तीनी कोई शिया तो थे नहीं। 98% से ज्यादा जो फलस्तीन के लोग थे वो सुन्नी मुसलमान थे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर को या तो मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया गया, या अपने घरों से निकाल दिया गया, या मार दिया गया। अभी की बात कीजिए, पिछले एक हफ्ते से कम वक्त में वहां पर 265 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया है। यह अगर सुन्नी नहीं है तो कौन है? वो गजा के बच्चे की वीडियो आपको याद है? वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी, अभी 4-5-10 दिन पहले की बात है। एक छोटा सा बच्चा जो कह रहा है मैं गजा का बच्चा हूं, न यहां पर खाने के लिए कुछ है, ना कोई सिक्योरिटी है। वो बच्चा कौन था? वो तो एक सुन्नी बच्चा था। अब सुन्नियों से इतनी मोहब्बत पैदा हो गई है तो गजा के सुन्नियों से इतनी नफरत क्यों है? कल की बात और आपको बता दूं, जुमे का दिन था। दुनिया भर में जुमे पर नमाज पढ़ी जाती है। अल-अक्सा मस्जिद फलस्तीन के मुसलमानों के लिए बेहद मुकद्दस जगह है, बेहद पाक जगह है। वहां पर इजराइल ने एक बार फिर से लोगों को नमाज पढ़ने से रोका, और यह कोई पहली बार तो है नहीं, यह तो लगातार 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 चलता आया है। तो एक तरफ गजा के लोगों के साथ यह व्यवहार, आपसे पूछा जाता है, इजराइल के लोगों से, इजराइल के नेताओं से पूछा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को क्यों मार रहे हो, तो क्या जवाब देते हैं पता है? वो कहते हैं ये भी तो बड़े होके अरब बनेंगे। वो छोटे छोटे बच्चे भी तो सुन्नी हैं। अरे छोड़िए सुन्नी, छोड़िए शिया, छोड़िए मुसलमान, छोड़िए हिंदू, छोड़िए यहूदी, छोड़िए, इंसान तो है वो। कोई कैसा इंसान हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चों को मारने की वकालत कर सकता है? कोई भी दुनिया का शैतान से शैतान इंसान हो, बच्चों को देखकर उसे प्यार आ जाता है। आदमी के बच्चों को छोड़िए, जानवर के भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको देखकर प्यार आ जाता है। और यहां इजराइल में बीसीओ इंटरव्यू आपको मिल जाएंगे जिसमें वहां के आम लोगों से लेकर इंपॉर्टेंट लोगों तक ने कहा कि वहां के बच्चों को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी बड़े होकर अरब बनेंगे। और अब जब ईरान से जूते पड़ रहे हैं, अब जब ईरान की मिसाइलें तबाहियां ले आ रही हैं, तो इनको शिया सुन्नी याद आ रहा है। दरअसल इनकी पूरी प्लानिंग 4 से 5 दिन में इस जंग को खत्म कर देने की थी। इनकी प्लानिंग क्या थी कि पहले दिन सारे इंपॉर्टेंट लोगों को निपटा देंगे। उसमें खामनेई साहब को भी मारने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन किस्मत उनकी अच्छी थी कि 1 घंटे पहले वहां से निकल गए थे। तो प्लानिंग ये थी कि पहले दिन सबको निपटा देंगे, खामनेई साहब, अरगाची, पूरी आर्मी की सीनियर लीडरशिप, इंटेलिजेंस की लीडरशिप, सारे सीनियर साइंटिस्ट, इन सबको निपटा देंगे। 2-3 दिन हमला करेंगे। जो ईरान में बचे खुचे लोग होंगे वो सारे के सारे लोग सरेंडर कर देंगे, और उसके बाद 4-5 दिन में ये लड़ाई हम आराम से जीत जाएंगे। अब हालत ये है
कि इन्हीं के यहां लोग मना रहे हैं कि किसी तरह से लड़ाई खत्म हो जाए। सबसे मजेदार किस्सा हमारे गोदी मीडिया का है। पहले दिन जब ईरान पर हमला हुआ, और गोदी मीडिया की बात इसलिए करनी पड़ती है कि आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर तो वही चैनल है, घर घर में देखे जाते हैं। देखते हैं लोग कि नहीं देखते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन घर घर में टीवी है जिस पर वो चैनल आते हैं, इसलिए उनके एजेंडा को खोलना मुझे कई बार जरूरी लगता है। और वो इंटरनेशनल गोदी मीडिया से सीधे जुड़े हुए हैं, वो भी मैं अभी अगली ही न्यूज में बताऊंगा। तो पहले दिन जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ, ईरान के कई इंपॉर्टेंट लोग मारे गए, तो हमारा गोदी मीडिया ऐसे जश्न मना रहा था जैसे बस हिंदुस्तान की जीत हो गई हो। अरे इजराइल अगर जीत भी जाता तो आपको क्या मिल जाता। लेकिन चूंकि मुसलमान मारे गए थे, चूंकि ईरान में लोग मारे गए थे, तो गोदी मीडिया खुशियां मना रहा था। आज मैं ऐसे ही ट्विटर पर कुछ चेक कर रहा था तो आज तक का एक मुझे वीडियो दिखाई दिया। उस पर लिखा क्या हुआ है कि क्या ट्रंप ने इजराइल को अकेला छोड़ दिया है, हाय बेचारा इजराइल, ऐसा दर्द की पूछिए मत। एक और मैंने वीडियो देखा जिसमें एक एंकर कह रही थी कि पहले तो इजराइल भारी पड़ रहा था लेकिन अब ईरान भारी पड़ने लगा है। ऐसा लग रहा है कि वो भारी पत्थर उनके ही मासूम कलेजे के ऊपर रख दिया गया है, उनका ही सीना उस भारी पत्थर से टूटा जा रहा है जो ईरान ने इजराइल की तरफ पलट के जवाब में दिया है। खैर, तो 4 दिन की ये जो प्लानिंग थी वो तो हो गई फेल, और अब रोज 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 नया अटैक हो रहा है। सारा सहारा यह है कि बस किसी तरह से अमेरिका शामिल हो जाए, किसी तरह से ट्रंप अपनी आर्मी भेज दे। और ट्रंप कह रहा है इजराइल जीत रहा है तो हम अपनी आर्मी क्यों भेजें। तो अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है, वैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि ट्रंप के ऊपर भरोसा मत कीजिए, हो सकता है रात को ही हमला कर दे, लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि ट्रंप अगले 2 हफ्तों तक हमला करने की प्लानिंग नहीं कर रहा है। और 2 हफ्ते की प्लानिंग नहीं कर रहा है तो आगे भी करेगा कि नहीं करेगा ये हम नहीं जानते। इसीलिए नेतन्याहू का चेहरा उतरना शुरू हो गया है। एक रबल के पास गए थे, रबल, खंडहर, ये वो वर्ड है जो लगातार गजा के लिए इस्तेमाल हो रहा था। आज इजराइल में भी रबल्स हैं, आज इजराइल में भी खंडहर हैं। उन्हीं खंडहरों में से एक के पास गए थे पब्लिक अपीयरेंस देने के लिए। आप शक्ल देखिए, समझ में आ जाएगा। जिस चेहरे पर हमेशा ऐंठ होती थी, जिस चेहरे पर हमेशा रौब होता था, वो चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे घर का कोई मर गया है। वो चेहरा ऐसे लग रहा है कि जिंदगी में पहली बार हार चखने का दर्द कैसा होता है उस चेहरे पर देखा जा सकता है। वहां पर गए थे, सवाल हुए कि लोग परेशान हैं, तो कहे मैं भी तो परेशान हूं, मेरे बेटे की शादी होनी थी, टल गई, मेरी बीवी परेशान है। यहां लोगों की जान जा रही है, लोगों के घर टूट गए। तुम्हारी हरकत की वजह से इजरायलियों के घर टूट गए। लोग कई कई रात से लगातार बंकरों में रह रहे हैं, बंकरों तक दिक्कत पैदा हो रही है। लोग जाके मेट्रो में छुप रहे हैं, लोग जाके बस स्टैंड पे छुप रहे हैं, लोग घायल हुए हैं, लोग मारे गए हैं, जिनकी संख्या घटा घटा के तुम बता रहे हो, इंटरनेशनल प्रेस को पहुंचने नहीं दे रहे। और तुम्हारा दर्द क्या है कि तुम्हारे बेटे की शादी टल गई, यही सबसे बड़ा दर्द है। ये वो लीडर्स होते हैं जिनके मन में अवाम के लिए कोई मोहब्बत नहीं होती। अवाम उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक भीड़ है। जिसके मन में अवाम के लिए दर्द होगा ना, वो ये नहीं कहेगा कि मैं भी तो परेशान हूं, मेरे बेटे की शादी टल गई, मेरी बीवी परेशान है। वो खामनेई की तरह जाएगा उनके घर। एक ईसाई के घर पहुंचे थे सुबह, भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, और वहां जाकर उन्होंने उनके परिवार को दिलासा दिया था, क्योंकि वो लड़का शहीद हुआ था, ईसाई लड़का था, वो शहीद हुआ था ईरान के लिए। ये जो टीवी पे दिखाना होता है ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी होती है। हिंदुस्तानियों से ज्यादा ये नौटंकी किसने देखी है। खैर, एक बार लौटूंगा उधर। एक और इंपॉर्टेंट खबर है जो छूटनी नहीं चाहिए, वो खबर है मोहम्मद खलील की। मोहम्मद खलील के बारे में आप जानते हैं, ये अमेरिका में स्टूडेंट थे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने पैलेस्टाइन के समर्थन में जो कार्यक्रम हुए थे उसमें हिस्सा लिया था। खलील फलस्तीन से हैं, लेकिन उनके पास ग्रीन कार्ड है और उनकी जो पत्नी है वो अमेरिका की परमानेंट रेजिडेंट है। 104 दिन उनको जेल में रखा गया, लेकिन कल यह खबर आई, कल रात को यह खबर आई कि वहां के कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया, आजाद कर दिया। और आप हिम्मत देखिए कि रिहा होने के बाद जब वो बाहर आए तो उनके कंधों पर वही फलस्तीनी कैफिया था जिसको पहनने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया था। तो ट्रंप भी सब नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाह रहे हैं। पहले कहा कि बाहर के स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे, अब कह रहे हैं वीजा देंगे,
लेकिन उनका सोशल मीडिया अकाउंट ज्यादा खंगालेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और इजराइल के मामले में तो लगता है वो बुरी तरह से उलझ गए हैं। जिस तरह से चीन और रशिया सीधी धमकी दे चुके हैं, सुबह के वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि चाइना तो यहां तक कह चुका है कि अगर आप इजराइल के साथ खड़े होंगे तो कल को हम भी ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। और रशिया कह चुका है कि जो ईरान के दुश्मन है वही हमारे दुश्मन है। तो एक डर तो है कि अगर ईरान में पैर डाला तो कहीं हमेशा के लिए उलझ ना जाए। ऐसे में हमेशा से अमेरिका में एक ऐसी लॉबी रही है जो इजराइल के मन की बात करती रही है। एक लेखक है RM गेरेख्त, पता नहीं इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, अमेरिकी नामों का बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन मैं कर पाऊं ये जरूरी नहीं है, लेकिन नाम जो है वो स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं। इनका एक आर्टिकल आपको दिखाता हूं, यह है 26 मार्च 2022 का। न्यूयॉर्क टाइम्स में यह आर्टिकल छपा था। इसमें यह कहते हैं कि एन इराक वार वोंट डीस्टेबलाइज द मिडिल ईस्ट, यानी इराक के साथ अगर हम जंग में जाते हैं तो इससे मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहा था रियाल मार्क गेरेख्त ने, और ये कहा था 26 मार्च 2022 को। याद कीजिए आप, मैं कई बार बता चुका हूं कि नेतन्याहू उस वक्त भी यही डिमांड कर रहे थे कि बस सदाम को रास्ते से हटा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा मिडिल ईस्ट में। और सदाम हुसैन उस समय इजराइल के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। यही आदमी 20 जून 2025 को फॉरेन अफेयर्स नाम की मैगजीन में एक आर्टिकल लिखता है। उसमें लिखता है द राइट पाथ टू चेंज रेजीम इन ईरान, यानी 23 साल पहले जो इराक के खिलाफ जंग के लिए भड़का रहा था अमेरिका को, वकालत कर रहा था इस बात की कि अगर सदाम हुसैन को मार दिया जाए या इराक में वार छेड़ दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिडिल ईस्ट में। जबकि सच्चाई यह है कि उसके बाद से मिडिल ईस्ट इस तरह से डिस्टेबलाइज है कि पूरी दुनिया के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। वहां का कोई भी रीजनल वार कभी भी वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो सकता है। अपनी बात गलत साबित होने के बावजूद अगर 13 साल बाद वो ये दोहरा रहा है, वही बातें कर रहा है और ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को भड़का रहा है, अमेरिकन जो सिस्टम है उससे कह रहा है कि यही सही वक्त है कि ईरान में रेजीम चेंज कर दिया जाए, यानी सीधे सीधे नेतन्याहू की बात तब भी दोहरा रहा था, अब भी दोहरा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक पूरी लॉबी है अमेरिका में जिसको इजराइल से पैसा मिलता है, जिसको इजराइल पालता है, पोसता है, और जो वही बोलता है अमेरिका में जो इजराइल चाहता है। अमेरिका के ये अखबार ग्लोबल अखबार हैं तो सारी दुनिया में जाते हैं और सारी दुनिया में आपको वो दिखता है जो अमेरिका दिखाना चाहता है। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, ईरान में एक आंदोलन चला था हिजाब के खिलाफ। देखिए, मेरा जहां तक सवाल है, मैं बहुत साफ मानता हूं कि औरतों को यह हक होना चाहिए कि वो चुने कि उनको हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है। किसी भी रेजीम को इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं इसी बात का हामी हूं। मैं किसी के ऊपर कुछ भी थोपे जाने का हामी नहीं हूं। कोई क्या पहने, कोई क्या खाए, कोई किस तरह से रहे, ये सरकार का नहीं, उसका अपना फैसला होना चाहिए। लेकिन उस आंदोलन को ऐसा बढ़ा चढ़ाकर अमेरिका और वर्ल्ड प्रेस में दिखाया गया जैसे ईरान के सारे लोग सड़कों पर आ गए। अब दुनिया ने वही देखा जो ईरान के बारे में दिखाना चाहा गया कि ईरान बहुत गरीब है, वहां लोगों को खाने को नहीं मिलता है, फला समस्या है, ढिमका समस्या है। अब जब ईरान के तमाम सारे वीडियोस आ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि औरतों के जो जुलूस चल रहे हैं उसमें कई औरतों ने नहीं पहना हुआ है हिजाब, कई औरतों ने सिर्फ टोपी पहना हुआ है। एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था जिसमें एक ऐसी महिला जो हिजाब के खिलाफ मूवमेंट में थी, वो सामने आती है और कहती है मैं अपने मुल्क के साथ हूं, और अपने सिर पे हिजाब बांधती है। अब हिजाब को लेकर वहां क्या सिचुएशन है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो जानता हूं वो ये कि जो उम्मीद की जा रही थी कि ईरान की जनता खामनेई से परेशान है और सड़क पर आ जाएगी खामनेई को उतारने के लिए, उसके उलट ये होता है कि जुमे के रोज पूरा तेहरान सड़क पर आ जाता है खामनेई और ईरान के समर्थन में। कई लोगों के ट्वीट मैंने देखे जिन्होंने कहा कि हमें जेल में रहना पड़ा, हम इस रेजीम के खिलाफ थे, लेकिन हम अपने मुल्क के साथ हैं। जो वहां के यहूदियों के लीडर हैं, जो वहां के सेनेट में, वहां की संसद में हैं, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से अपने मुल्क के साथ हैं। तो इस मुसीबत ने ईरानियों को और एक कर दिया। अमेरिका के अखबार आपको और इजराइल आपको यह भरोसा दिलाना चाह रहा था कि ईरान में तो फॉल्ट लाइंस इतनी बड़ी हैं कि बस जंग शुरू हुआ और ईरान कई हिस्सों में बढ़ जाएगा। और जो हकीकत दिखाई दे रही है वो ये कि इजराइल छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं। न तेहरान से कोई भाग रहा है, न तेहरान में कोई अपनी हुकूमत की मुखालिफत कर रहा है।
इसीलिए मैं कहता हूं, जो मैंने शुरू में कहा था कि गोदी मीडिया अगर यहां है तो इंटरनेशनल गोदी मीडिया भी है। इसीलिए केवल अमेरिका के, ब्रिटेन के, इजराइल के अखबार पढ़कर अगर आप अपना दिमाग बनाएंगे तो हमेशा गड़बड़ी होगी। आपको दोनों तरफ की हकीकत देखना सीखना पड़ेगा। इस बीच में कुछ बड़ी मजेदार खबरें आई हैं। जैसे फॉक्स न्यूज ने खबर यह छापी है कि ईरान में चाइना से मिस्ट्री फ्लाइट्स आ रही हैं। मिस्ट्री फ्लाइट्स का मतलब क्या है कि ऐसी फ्लाइट्स जिनके बारे में इंटरनेशनली सूचना नहीं दिया गया है, लेकिन ट्रैकिंग से पता चलता है कि लगातार चाइना से ईरान में जहाज आ रहे हैं। अब ये जहाज क्यों आ रहे हैं मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं। मेरा अपना मानना है कि चाइना टेक्निकल और हथियारों का जो मदद है वो लगातार ईरान में भेज रहा है। कल रशिया ने भी कहा था कि हम तो ईरान को मदद करने के लिए सीधी तैयार थे, लेकिन ईरान ने कहा कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। कई अरब मुल्कों ने ईरान से कहा कि हम इमदाद भेजने के लिए तैयार हैं, अगर आपके यहां परेशानी है तो। ईरान ने कहा कि इमदाद भेजनी है तो गजा में भेजो, वहां लोग परेशान हैं, हम अपना संभाल लेंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि सऊदी अरब से कोई जहाज इजराइल पहुंचा है मदद के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वो गलत वीडियो है। वो 3-4 साल पुराना वीडियो है जब इजराइल के साथ यूएई के रिश्ते बने थे। यूएई कोई भी जहाज, फिलहाल यूएई या कोई भी अरब मुल्क किसी तरह की कोई मदद, मतलब डायरेक्ट मदद नहीं कर रहा है। इनडायरेक्ट मदद कर रहा हो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन फिलहाल इस तरह की डायरेक्ट इमदाद या कोई भी डायरेक्ट चीज अरब मुल्कों से पहुंच नहीं रही है इजराइल में। इसलिए इस तरह की खबरों पर ध्यान न दें। जहां ईरान में गजब की एकता दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल से कई वीडियो ऐसे आए हैं जिसमें लोग आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो आया है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर को लोग हैकल कर रहे हैं। एक और पहले पूरी वेव चली थी जब नागरिकों ने लिखा था कि हमारे घरों के ऊपर बम गिर रहे हैं और सारे के सारे मिनिस्टर जाकर बंकर में बैठे हुए हैं। वजह यही है कि ईरान की लीडरशिप भी उन्हीं फ्लैट्स में रहती है जिसमें ईरान के आम लोग रहते हैं। उनके लिए भी अलग से बड़े बड़े बंगले नहीं बने हुए हैं। यही वजह है कि उनके फ्लैटों पर हमला करके पहले दिन इतने सीनियर लोगों को मार दिया गया। जबकि इजराइल में आप जानते हैं कि लगातार वहां के मिनिस्टर बड़े बड़े महलों में और बंकरों में रहते हैं। उन सब पर फिर कभी बात हो जाएगी। एक और अच्छी खबर है जो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता था, आपने शायद पढ़ा भी होगा। श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की सीनियर मोस्ट लीडर हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है आज, और वो आर्टिकल देखकर कम से कम मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी या हमारे विदेश मंत्री या सत्ताधारी दल पक्ष नहीं ले पा रहे हैं तो क्या हुआ, हमारे विपक्ष ने तो पक्ष लिया है। सोनिया गांधी जी ने खुल के लिखा है कि इजराइल ने जो कुछ किया, इजराइल ने जिस तरह का हमला किया वो बिल्कुल गलत था और ईरान के साथ भारत को खड़ा होना चाहिए। ये एक अच्छी खबर है। ये खुश करने वाली खबर है कि तमाम प्रेशर के बावजूद कांग्रेस कम से कम स्टैंड ले रही है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस ने वही स्टैंड ले जो गांधी का, नेहरू का हमेशा से रहा है कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है और फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करना इल्लीगल है। आखिरी बात, ट्रंप साहब पागल हुए हैं नोबेल प्राइज के लिए। बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान ने रिकमेंड किया है कि ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज मिले। मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं कि ये क्या है कि एक तरफ आप कहते हो हम ईरान के साथ हैं और उस ईरान पर गिराने के लिए बम जो भेजता है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की बात करते हो। वही ट्रंप जिसकी सहायता से नेतन्याहू ने गजा को कब्रगाह में तब्दील कर दिया, वही ट्रंप जो नेतन्याहू की मदद करने के लिए किसी भी लेवल को क्रॉस करने को तैयार है, उसको नोबेल प्राइज देने की बात करते हो सिर्फ इसलिए कि तुमको लोन मिल जाए, तुमको 2-4 हजार करोड़ मिल जाए जिसमें से कमीशन खा के अपने विदेशी बैंकों के पेट भर सको। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान की लीडरशिप को कि वो ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज मांग रहा है। जिसके लिए जहन्नुम मांगना चाहिए था उसके लिए तुम नोबेल मांग रहे हो, वो भी अमन के लिए। गजा का ये हाल हुआ है और गजा में जो कुछ हुआ है उसके लिए जितना नेतन्याहू जिम्मेदार है उससे जरा सा भी कम अमेरिका जिम्मेदार नहीं है, और उस अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए पाकिस्तान नोबेल प्राइज मांग रहा है। क्या कहा जाए इसको, आप ही कमेंट में बताइएगा। खैर, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।